नमस्कार। तो हमारे देश में कई दिनों से, सालों हो गए, किसान आंदोलन नाम का एक आंदोलन चल रहा है। एंड देयर इज़ नो हेजिटेशन इन सेइंग सो कॉल्ड किसान आंदोलन, तथा कथित। जी, देखिए, मतलब आज जब 17 अक्टूबर हो रहा है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 17 अक्टूबर 2021, आज से पहले भी महीनों पहले, 6 महीनों पहले इंसिडेंट्स जो हुए, घटनाएं हुए, इससे ये बात अभी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कही जा सकती है कि ये किसान आंदोलन तथाकथित है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। और राजनीति के साथ साथ ये उससे भी कुछ भयावह तरह का षड्यंत्र दिखता है, जो कि अब स्पष्ट हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चलिए, कोई चीज़ अगर स्वीकार्य नहीं है लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा, तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, करने की अधिकार प्राप्त है हमें, और उसका जरिया आंदोलन ही चुनना सही है। दैट्स अ वे। तो आप आंदोलन कर सकते हैं और आप उसका नाम भी कुछ ना कुछ दे सकते हैं। और आंदोलन आप करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी उससे जुड़ी प्रक्रियाएं हैं, कि जब आंदोलन करेंगे तो उससे वो जो मुद्दा है वो प्रकाश में आएगा और सरकार पे दबाव पड़ेगा, और सरकार फिर सोचने पे मजबूर होगी कि अगर कुछ गलत है तो सही करें। तो आंदोलन करना एक अधिकार भी है और एक ज़रूरी चीज़ भी है, एक ज़रूरी हथियार भी है। ठीक है, इतना चीज़ स्पष्ट है, जो कि फिक्स्ड है। इसकी डिफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। लोकतंत्र की सरकार अगर है तो उसकी कोई फैसला हमें खराब लगा तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आप कोर्ट जाओ। कोर्ट भी एक जरिया है, सरकार के चीज़ों को का विरोध करने का एक उचित माध्यम है कोर्ट। और दूसरा तरीका है, जब आप मुद्दा को क्विक, जल्दी से लाइट में लाना चाहते हो। हालांकि कोर्ट के डिसीजन भी काफ़ी अच्छे से लाइट में आते हैं, तो आप पब्लिक प्रेशर डालने के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और उसका भी असर पड़ता है। तो ये तो नियम की बात हुई। और लोकतंत्र में हमारे पास क्या अधिकार और हथियार प्राप्त हैं, लोकतांत्रिक हथियार प्राप्त हैं अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो उसे रोकने का। और ये एक बिल्कुल बढ़िया हथियार है। किसान आंदोलन इसका दुरुपयोग है, ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि जिस मुद्दे पर यह आंदोलन की जा रही है उसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है, उसको समझने की कोशिश ही नहीं की गई है, और न ही इस पे कुछ कोई बोल पाता है। जो इसका आंदोलन कर रहा है वो इस पे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, न कुछ तथ्य रख पाते हैं, न इसको साबित कर पाते हैं अपनी बात। और सालों से, 1.5 साल हो गया, एकदम विरोध करने को आतुर है, पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, भलाई के कार्य में पीछे नहीं हटेंगे नहीं होता है। अगर आप सामाजिक भलाई के लिए कोई मुद्दा लेकर के कहीं बैठे हैं ना आंदोलन पे, तो आपका लक्ष्य ये नहीं होता है कि हम अपने जिद पे अड़ के किसी को तोड़ दें, किसी को झुका दें। वो सामाजिक व्यक्तित्व नहीं होता है। हम जिस मुद्दा के लिए कर रहे हैं वो सॉल्व हो जाए, वो होता है, फोकस वहाँ होता है। जब तक, और अभी की जो सरकार है वो कोई हिटलर वाली सरकार नहीं है, क्योंकि चीज़ें आजकल छुपी हुई नहीं हैं, दिखती हैं, चीज़ें दिखती हैं। वेल, तो थोड़ा इसका जो मेन मुद्दा, किसान कानून, फार्म बिल्स, उसकी थोड़ी सी चर्चा करें। कि आखिर मतलब जिस चीज़ को पकड़ के आप पूरा आंदोलन कर रहे हो
कि फार्म लॉज ब्लैक लॉज हैं, इसको वापस लो, नहीं तो ये रहा मेरा आंदोलन। यही है। तो क्या फार्म लॉ सच में रॉलेटेड है? क्या इतना हाई लेवल का है? क्या इतना भयानक है? पहले उसकी चर्चा करेंगे, फिर ये फेक आंदोलन। सबसे पहले तो ये क्लियर मैंने बता दिया कि आंदोलन किसानों का नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है और इसमें एक्सटर्नल प्रेशर भी अब आ चुकी है, और ये एक एजेंडा है, तथाकथित आंदोलन है, नॉट ए रियल आंदोलन। इट्स जस्ट अ वे टू डिस्टर्ब द गवर्नमेंट एंड क्रिएट न्यूसेंस। वेल, अब ये है कि ये फॉर्म लॉज की बात करें कि मतलब फॉर्म लॉज है क्या भाई? इसकी चर्चा तो कोई कहीं हमको करते दिखता नहीं। जहाँ कहीं भी आंदोलन है वहाँ फॉर्म लॉ का चर्चा नहीं होगा। अरे आपको तो फॉर्म लॉ एकदम बढ़िया से जो है लिख ला के रखना चाहिए था कि कोई आके पढ़े, उसमें पूरा एकदम ब्लैक से वो करो, हाईलाइट करके बोल्ड करके रखो कि ये देखो ये वाला चीज़ गड़बड़ है, हमको ये हटवाना है। अगर कोई लॉ गलत है तो लॉ का वाक्य गलत होगा ना, उसकी ये कहूँ नहीं नहीं मोदी ने जो लाया है उसको ले जाओ, वरना हम तो बस बैठ गए एसी लगा के, टेंट लगा के, टीवी लगा के बैठ गए हैं जी, हम नहीं जा रहे कहीं। हटाओ, क्या हटाओ? मोदी को, मोदी अपना कानून हटाओ। उसमें क्या गड़बड़ है ये नहीं पता हमें, और इस पे बात भी नहीं करें, मारो रे पत्रकार को, यही हो रहा है। तो इस पे भी बताते हैं, इसको फिर से बताएंगे इन लोगों का क्या माइंडसेट रहा और क्या प्लानिंग से इन लोग बैठे हैं। लेकिन ये फार्मूला को थोड़ा बताता हूँ मैं। ये फार्मूला आखिर इसमें क्या चीज़ें हैं भाई जो इसकी विरोध की जाए? तो लेट अस सी। 2020 में आया ये, बहुत पहले से इसकी चर्चा चल रही थी। मनमोहन सिंह भी इसकी चर्चा करते थे और कांग्रेस के सारे लोग सपोर्ट करते थे। ये जो राकेश टिकैत नाम का आदमी है, ये भी जब ये आया था 2017 में पहली बार टेबल हुआ था, तो इसने समर्थन में बयान दिया था। देखिए ना, जनता देखे ये चीज़ जो, या तो इसने उस तरह के लोग ही जुटा रखे हैं, और जो लोग मूर्ख बन के या इसकी बातों में प्रभावित होकर जा रहे हैं वो कृपया देखें कि 2017 में इसने समर्थन में बयान दिया था, कांग्रेस पार्टी पूरी समर्थन में थी। आज सारे लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक विरोध है। और उसके बाद भी क्या है वही देख लो, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तब करो ना विरोध। चलिए, इसमें यह कहा गया 3 लॉ हैं जी। पहला नाम है प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, ठीक है, प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इसमें क्या है? फर्स्ट है कि ये जो ट्रेड सेलेक्ट एरिया में होता था वो किसी भी प्लेस में होगा, ठीक है, यानी कि किसी किसी एरिया में ट्रेड अलाउड था, यानी कि बड़ी कंपनियां आए और किसानों से चीज़ों को खरीद पाए। तो ये चीज़ पूरे देश में किया कि ये वाला हर जगह लागू होगा, यानी कि हर जगह के किसानों के लिए ऑप्शन अवेलेबल करवाया। क्या? वेल, एंड सेकंड पॉइंट फर्स्ट कानून का है। सेकंड पॉइंट, अगर इस तरह मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी ऑनलाइन भी चीज़ें कर सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा टैक्स इस तरह से मार्केट फ़ी के नाम पे या ऐसा कुछ नहीं ले सकती। ये लिखा हुआ है, किसानों से भी और कंपनियों से भी नहीं ले सकती। तो फर्स्ट कानून में सिर्फ इतना है जी। 3 कानून का पहला है, उसमें इतना है कि किसी भी जगह व्यापार करेंगे, ऑनलाइन चीज़ें करेंगे और कोई फीस नहीं लगेगा, ताकि जो कोई कंपनी आकर के कोई मार्केट बनाए तो उसे ये डर ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट हमें तरह तरह की चीज़ों से, या क्योंकि अफसरशाही बहुत चलती ना, तो आप इस तरह का क्लाउज छोड़ दोगे तो पहुंच जाएगी ये दो वो दो ये दो वो दो, तो उन्हें स्टेबल होने का मौका मिले। वो तंग, क्योंकि ये मोदी सरकार का थोड़ा सा माइंडसेट रहा है कि प्राइवेट सेक्टर पे ये भरोसा करते हैं और उनको मौका देते हैं। प्राइवेट सेक्टर कोई विदेश नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भारत के जो लोग हैं वही हैं, जॉब भी भारत के लोग को ही मिलती है। वो बात सही है कि प्राइवेट के हाथ में सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर प्राइवेट इज ऑल्सो इंडस्ट्री फील्ड, और उनका भी योगदान है देश के विकास में। तो उन लोगों पे भरोसा की जाती है अगर, तो उसमें कोई गलत नहीं है। आज हमारा और आपका घर में कोई प्राइवेट कंपनी खोल सकता है और उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, तो उस पर भरोसा की जा रहा है। आप 2-3 नाम अडानी अंबानी ले सकते हो, पर वो अगर उसके पास अभी पैसे ज़्यादा हैं तो आपको वो दिखेंगे। अगर ये चीज़ खरीदनी है ना,
अगर, तो सबसे ज़्यादा बोली वो लगा देगा क्योंकि उसके पास पैसे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए वो किया जा रहा है। उसके लिए ये पूरे देश का नियम है। अब जो अमीर है वो तो करता ही है ना, इसमें क्या कर सकते हैं। मान लीजिए किसी दुकान में 10 फ्रॉक हैं, किसी के पास 1 लाख रुपया है तो उसमें से छः खरीद लेगा, आप रोकेंगे क्या? तो ये वाली बात हो जाती है। फिर भी नियम है, कानून है, एक आदमी को ऐसा करने की तो वो नहीं है, अनुमति नहीं दी जाती है कि वो चीज़ों पे एकाधिकार कर ले। तो इसकी सारी व्यवस्था इसमें की गई है। तो सिंपल सी बात यह है कि चीज़ों को थोड़ा प्राइवेटाइज करने की कोशिश करिए कि प्राइवेट कंपनियां खुद से भी डायरेक्ट किसानों से संपर्क कर सकें, ये आगे है। तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाने से रोका। तो फर्स्ट कानून में यही जो 3 चीज़ें मैंने बताई। सेकेंड कानून है फार्म एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। यानी कि ये यही वाला कि इस सेकेंड एक्ट में क्या है कि कोई बड़ी कंपनी आके डायरेक्ट किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि ये आपका ज़मीन है, ठीक है, इसमें आप अगर आलू उपजाओगे, हम चिप्स बनाने वाले कंपनी हैं या कुछ भी, हमें आपकी ये आलू चाहिए, तो आप अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि आप इसमें इतने रुपए मैं आपको दूंगा, आप मुझे इसकी आलू दे देना, ताकि वो कंपनी श्योर रहे कि ये आलू मुझे मिल रही है, इस रेट पे मिल रही है। तो उसी अनुसार वो अपना प्लांट सेट करें, अपना एस्टिमेट बनाएं। एक इन्हें भी श्योरिटी मिलेगी कि भाई इतने पैसे मुझे आने हैं, उन्हें भी श्योरिटी मिलेगी कि हमारा वहाँ पे फूड है, वी डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट, बीच में किसी को एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, किसान से ले रहा हूँ, एंड दैट्स हाउ इट इज। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए एज अ गवर्नमेंट या देश के लोग हैं फिर भी, या इवन किसान है कोई, तो भी सोचो ना, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है वो भी भारत का ही है ना, तो उसकी भी अगर फ़ायदा होता है तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई गलत काम थोड़े कर रहा है, और किसान को भी फ़ायदा होता है। तो ये कहा गया है इसमें कि वो डायरेक्ट उससे बीच में जो बिचौलिए और क्या क्या नाम, अड़तिया वड़तिया जो भी नाम है, तो उनको इग्नोर करने का काम थोड़ा क्या कर दिया कि ये लोग थोड़े से मतलब परेशान से हो गए। तो बेसिकली सेकंड सेकंड कानून ये कहता है कि द प्राइवेट कंपनीज और एनी कंपनीज और एनीबडी, इवन यू, इवन मी, कैन गो टू द फार्मर्स एंड कैन हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ताकि चीज़ें थोड़ी निश्चित हो जाएं, थोड़ी श्योर हो जाएं। वेल, बाउंडेशन है क्या? नहीं। क्या कोई बाध्यता है क्या? नहीं ना। आप 1 साल कहीं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, मान लीजिए आपने फला कंपनी से कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आपको लगा कि नहीं जी जमा नहीं, तो अगले साल मत करना। 1 साल बारिश नहीं होती तो फसल खराब हो जाती है ना, तो अगले साल करते हो। उसके अलावा भी इन चीज़ों के लिए कोर्ट है, ये चीज़ें आगे दी गई है। डिफाइंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, इसकी एक मैकेनिज्म बनाई गई है ना कि अगर कहीं कुछ समस्या हो तो आप कंप्लेन कर सकते हो, और काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल हैं कि जो पैसे कहे वो टाइम पे देना पड़ेगा, नो लेट नो फेट, स्ट्रिक्ट किए गए हैं, बात नहीं करता कोई इस पे। अगर प्राइवेट कंपनी ने वादा किया कि इतने पैसे देंगे तो वो देना होगा, लीगली बाउंड है वो देने के लिए, फार्मर को वेट नहीं करा सकता। तो ये चीज़ है। अभी गवर्नमेंट के सिस्टम से आता है 1 साल वेट करना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है। वो भी जो एमएसपी है वो नहीं मिलता, बीच में खा जाते हैं लोग। एमएसपी पे ये लोग पूरा कर रहा है, एमएसपी खत्म। यार एमएसपी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि आपको सपोर्ट करने के लिए चलिए हम दे रहे हैं, इसको कानूनी लीगल फ्रेमवर्क चलो दे भी सकते हैं, पर दैट्स नॉट हाउ द थिंग्स गोज, लाइक ऐसे नहीं होता है। किसी को जो सपोर्ट है वो एक कानून नहीं बना सकते ना कि हम ऐसा करेंगे। जैसे सरकार मान लो कि चीज़ें जो है सो ज़्यादा कीमत पे खरीद रही हैं, तो क्या ऐसा ही सिस्टम रहेगा कि सरकार को ही करना पड़ेगा? मान लो प्राइवेट ही उस चीज़ को डील कर लें, ऐसा हमारा बिजनेस और इकोसिस्टम ऐसा बन जाए कि बिना सरकार के दोनों लोग खुश रह लें, तो सरकार हट जाएगी बीच में से, भाई अपना संभालो। सरकार को और भी तो चीज़ें करनी है, सरकार को और भी काम करना है। हाँ, अगर फार्मर अकेले पड़ते हैं तो पहले भी सरकार थी एमएसपी के साथ, और अभी भी है और आगे भी रहेगी, और नहीं रहेगी तो जो सरकार रहेगी उसको नोच लेना, उससे पूछना। अभी तो ये सरकार बोल रही है ना कि देंगे, और एमएसपी बढ़ाया भी है,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो सरकार कहती है कि आपकी जो फसल होगी अगर कोई नहीं खरीदेगा इतने रुपए में तो मैं इतना रुपए में तो खरीद लूँगा, आप खेती करो, आप टेंशन मत लो। सरकार एक्चुअली ये कह रही है। तो आप बताओ प्राइवेट वाला भी एक तरह से एमएसपी ही हो जाएगा ना, जब वो फसल से पहले कह देगा कि ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का, हम इतने पैसे आपको देंगे, आपका चाहे फसल कैसा भी हो। तो वो भी एक तरह का एमएसपी है। और सरकार कोई संविधान में लिख दे इसकी ज़रूरत नहीं होती जी। ज़रूरत है जब जिसको मदद देंगे, ज़रूरत नहीं मदद नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि अभी उसे ज़रूरत हो सकता है कल को किसी और को ज़रूरत हो, तो जिसे ज़रूरत उसे मदद मिलनी चाहिए। पर अभी ऐसा लग रहा है कि किसानों को लंबे समय तक एमएसपी की ज़रूरत रहेगी, रहेगी तो मिलेगी। इस चीज़ के लिए प्रयास क्यों कर रहे हो कि उसको ये कर लें, उसे एक लीगल फ्रेमवर्क में डाल दें, एक कानून बना दें, तो उसकी वो डिमांड्स उतनी प्रभावी नहीं है, उतनी आवश्यक नहीं है। वो सिर्फ डिमांड के लिए, विरोध के लिए डिमांड की जा रही है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे बिहार स्पेशल स्टेटस मांगता था पर वो नहीं दे पाते थे, क्योंकि ऐसे तो फिर वी कांट डिफ्रेंशिएट। जब तक कोई चीज़ें उस लेवल की इमरजेंसी नहीं हो जाए, स्पेशल स्टेटस यूं सबको नहीं दे सकते। हाँ, आपको कोई मदद चाहिए तो उस तरह से दी जाती है, लाइक पैसे चाहिए तो दी जाती है। बट ऐसा है कि हम सबको बराबर ट्रीट करेंगे ना, ये चीज़ होती है। तो द पॉइंट इज़ कि एमएसपी अभी भी है, तो ये ख़त्म हो जाएगा वाला बात बोल करके विरोध करने का कोई इशू नहीं था। और जिस दिन मान लो ख़त्म हो भी जाता है तो हम भी हैं, सरकार भी है, उस दिन करेंगे ना आंदोलन। एक एक मतलब लॉजिक रहेगा कि हाँ ये चीज़ हट गया है। एंड अनदर पॉइंट इज प्राइवेट सेक्टर अगर आकर के सपोर्ट करती है तो उसका विरोध करने का कोई इशू नहीं है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट जो कि करना है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो और आप मना कर सकते हो। कोई कंपनी आया कि अरे हम प्राइवेट कंपनी हैं, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम किसान हैं, हम कहेंगे कि नहीं नहीं करेंगे, जाओ, हो गया ना। इशू कहाँ पे है? मान लो आप फंस जाते हो तो उसका लीगल सॉल्यूशन भी दिया है कि आप फंस नहीं, आपको ऐसा कोई फंसा नहीं सकता। तो कोई मैकेनिज्म भी है कि आप केस कर सकते हो। तो ये आपके पास जो बाध्यता होती थी कि आप गवर्नमेंट के जो बाज़ार है वहाँ जाओ, मंडी, और आढ़तियों के बीच में हेर फेर में फंसो, वो एमएसपी देते भी नहीं है। सिस्टम ख़राब होने के कारण, करप्शन होने के कारण एमएसपी से कम मिलता है। तो आप एक आम किसान से जाके पूछो, वो कहेगा, अगर उसके पास 10 बीघा खेत है तो वो कहेगा सही है जी, हम अपना 5 बीघा फ्री रखेंगे, 5 बीघा कॉन्ट्रैक्ट में लगा देंगे, हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। वो खुश है, पूरे देश में सब खुश हैं। पंजाब के कुछ लोग दुखी हैं। अब मुझे ज़्यादा उतना भी मुझे भी नहीं पता कि आखिर क्यों दुखी हैं, पर अगर ये इशू ये बोल रहा है तो उन आढ़तियों के कारण पूरा आंदोलन मत खड़ा कर दो। जो बिचौलियों को पैसा मिल रहा था तो उनके पक्ष में ऐसा पूरा माहौल ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो तीसरा इसका लॉ है इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। ये थोड़ा सा डाउटफुल और विवादास्पद लगता है, बाकी दोनों तो क्लियर है जी, उसमें कोई समस्या ही नहीं। ठीक है, हम बोले अगर मैं किसान हूँ तो कोई मुझे आके कानून दे कि आपके पास जो ये फसल हो रही है, या तो आप इसे बेच सकते हो, इसे बेच सकते हो, या आपको एक और ऑप्शन दे रहे हैं, आप इसे भी बेच सकते हो। अगर मुझे उस फेर में पढ़ना ही नहीं है तो मैं कहूँगा ठीक है, आपका ऑप्शन तो ठीक है, पर मैं बेचने का, मत बेचो, क्या दिक्कत है, जो करना है करो। पर अगर उसे फ़ायदा होता है तब बेचोगे, आपको तो ऑप्शन दी जा रही है ना, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं थी। क्या समस्या है? जैसे चुनाव में खड़े हो रहे हैं कोई, तो वहाँ तो 25-25 लोग खड़े हो जाते हैं, वहाँ तो नहीं इनका कोई इस तरह का माइंडसेट आता है। एक पार्लियामेंट्री सीट में ये जो राकेश टिकैत जी कह रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं, जमानत जब्त करा चुके हैं, तो वही अपना इमेज बनाने आए हैं, वो तो बात है ही। तो वहाँ पे 25 ऑप्शन आता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े होते हैं लोग। तो वहाँ पे मान लो कि 5 लोग खड़े हैं, अब कोई छठा भी खड़ा होगा तो क्या, एज अ वोटर मुझे क्या, एज अ वोटर वाली जो स्थिति है वही किसान की स्थिति है, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे जिसको वोट देना है देंगे, या छठा जो आया है उसको देना है तो उसको देंगे। द पॉइंट इज कि दोनों काइंड ऑफ सेम है। अब
थर्ड एक्ट कहता है इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट कि पहले प्राइवेट कंपनियों को किसी भी चीज़ को जमा करने पे रोक था। तो ये थोड़ा विवादास्पद है कि प्राइवेट कंपनी आएगी, ये रोक हटा रहे हैं तो हर चीज़ खरीद के जमा कर लेगी फिर दाम बढ़ा देगी। ये थोड़ा सा मतलब उनकी अगर कोई कहता है तो हाँ ये हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को तो इससे मतलब नहीं है कि जनता क्या करती है या क्या बोलती है क्या सोचती है, उसे तो अपना फ़ायदा चाहिए, वो चीज़ों को जमा करके दाम बढ़ा सकती है। पर पॉइंट इज अभी भी तो हो रहा है ना, अगर मान लीजिए आप किसी शहर में रहते हैं और आप आलू या मान लो आप हल्दी खरीदना चाहते हैं तो कहाँ आप डायरेक्ट खरीद पाते हो। आप जाके किसी मान लो आटा भी खरीदते हो तो आशीर्वाद खरीदो चाहे जो भी खरीदो, पैक्ड किसी कंपनी के थ्रू ही खरीद रहे हो, उपजा किसान रहा है पर आपके पास किसी कंपनी के थ्रू ही आ रहा है। तो ये चीज़ है। तो इसका क्या है कि यहाँ पे विश्वास की बात है, क्योंकि उनको आप वो ये वाला फ्रीडम नहीं दोगे ना कि आप होर्डिंग कर सकते हो, तो फिर वो भी अपने कंपनी को शायद उतनी मजबूती से सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि द पॉइंट इज एवरी वन इज आवर सब हमारे ही हैं तो सबको ग्रो करने का मौका देना पड़ेगा ना। एवरी वन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी, लाइक फार्मर नीड्स अटेंशन, सिमिलरली प्राइवेट फील्ड ऑल्सो नीड अटेंशन, क्योंकि हमारा जो मान लो इकोनॉमी भी है तो अपने कदमों पे कहाँ खड़ा है। हमारे यहाँ चीज़ें इंपोर्ट बहुत होती हैं, आयात होती हैं, चीन से होती हैं। तो अगर हम चीज़ों को चाहते हैं कि आयात कम हो तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि प्राइवेट कंपनीज़ को इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस ना लगें, जो ऑनेस्ट हैं कम से कम जो ईमानदार हैं उनको ये नियम कानून के पछोड़ा में नहीं फंसना पड़े, वो अपना काम अच्छे से करें सियोरिटी के साथ। तो इसके लिए इस तरह का चीज़ करना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि कोई एक कंपनी गलत कर सकती है तो हाँ कर सकती है भाई, हर चीज़ में गलत होता है ना, पर हमें विश्वास करना होगा। एंड पॉइंट 2, लीगल फ्रेमवर्क तो है ही ना हमारे पास। अगर कोई हमें लगता है कि ये चीज़ जमा करके दाम बढ़ाना गलत है तो आप उसी समय स्टे मार दो ना, कोई मना थोड़े करेगा, देश आपका है। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्टॉक लिमिट लगा सकते हैं, अगर प्राइस हाई ज़्यादा हो रहा है तो स्टॉक लिमिट लगा सकते हैं, ऐसे स्टॉक लिमिट नहीं है ताकि प्राइवेट कंपनी अपना काम कर सके। तो ऐसे में अगर उसको अपना प्रॉफिट का ज़्यादा विश्वास होगा कि मुझे कोई लफड़ा में नहीं फंसना पड़ेगा, सब सही है, तभी वो किसान को ज़्यादा अमाउंट दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के हित में ही है ये चीज़। और अगर कल को ये थर्ड वाला से जमा करने वाला स्टॉक होल्डिंग से कोई समस्या आती है तो इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। सरकार जो भी रहेगी आगे से 15 साल बाद मान लो प्रॉब्लम हो, सरकार है तो वो कुछ कर सकती है, वो इसको रोक सकती है, इसको हटा सकती है। तो लेट्स ट्राई इट आउट, प्राइवेट को थोड़ा मौका दे के ट्राई तो करने दो, वो भी अपने लोग हैं, हम सब हैं। तो इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जी कि मतलब किसानों पे अत्याचार हो रहा है, किसानों का ये हो रहा है, इस पे आप पूरा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करो। ये ऑलमोस्ट एक नया चीज़ है जिसको कि ट्राई करके देखना होगा। ये इसका विरोध क्यों कर रहे हो, इसमें कुछ गलत नहीं थे, गलत कुछ भी नहीं है। और देश का कहीं का किसान, जैसे बिहार का किसान को कोई मतलब नहीं, कर्नाटक महाराष्ट्र को कोई मतलब नहीं, बस एक दो यूपी के थोड़े इलाके पंजाब, तो वहाँ भी गरीब किसान को कोई समस्या नहीं है, समस्या बीच के आड़तियों को। तो अब आते हैं कि ये जो आंदोलन है, जब ये किसान कानून इतना भयानक जितना कहाते हैं लोग, काला काला कानून ये सब नहीं है, तो आखिर इसको हर तरह का फोकस, हर तरह का मीडिया अटेंशन, और आखिर ये कर ही क्यों रहे हैं, आखिर ये मिल क्यों रहा है। तो इसका आंसर देखिए क्या है। 2014 जब मोदी जी चुनाव जीत गए, आफ्टर दैट उन्होंने कोई वो तो मुद्दा उठाया होगा, वो तो देखने की चीज़ है, पर उन्होंने कुछ चीज़ें उठा के कोशिश करी कि इसे हराओ। पर 2019 इवन मोर मेजॉरिटी, ज़्यादा सीटें। अब ये लोग पागल हो गए, क्योंकि इनकी सत्ता से क्या क्या दुकानें चलती थी उसकी कोई सीमा नहीं है। ये जो कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली हुई थी केंद्र में, तो उस सत्ता का कनेक्शन विदेश में बैठे जो प्रोपेगेंडलिस्ट हैं उन्हें भी जाता था, यहाँ पे जो लेफ्टिस्ट हैं उन्हें भी जाता था। यानी कि एक इनका जो पूरा इकोसिस्टम था, जो कि अभी बौखला बौखला के विरोध कर रहा है ना,
इन सबको इनका फ़ायदा पहुंचता था दिखने, क्योंकि हर चीज़ दिखेगा नहीं ना, हर चीज़ मतलब बताने योग्य या दिखने योग्य नहीं होता कि किस तरह से फ़ायदा जा रहा था, पर जा रहा था। किसी को फ्लैटें मिल रही थी, किसी को बाहर में ज़मीनें मिलती हैं, पैसे मिलते हैं। अब जैसे कि प्रधानमंत्री घूमने जाते हैं तो कई मीडिया के लोग उनका फ्लाइट का हिस्सा बन करके एयर इंडिया वन में घूमते हैं, जो कि मतलब प्रधानमंत्री का हवाई जहाज़ है, उसमें घूम रहे हैं। तो ये एक मतलब ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन पर बस जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसी और इससे बड़ी बड़ी मतलब बहुत ही हाई लेवल की प्रिविलेजेस जिनको मिलती थी और जिनको फ़ायदा मिलता था सत्ता का, तो वो लोग अब बौखला गए कि व्हाट टू डू। किसान लॉ, किसान का जो कानून आया, इसमें उन्होंने मौका ढूंढा, मौका देखा, हर चीज़ में मौका देखा। नॉट ओनली दैट, ऐसा नहीं है कि इसी पे ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने मौका को मतलब यूज करने का पूरा कोशिश किया उन्होंने हर समय। जैसे सीएए वगैरह आया, आज जिस तरह से अफ़गानिस्तान में हिंदुओं को और सिखों को मार रहे हैं, आज बांग्लादेश में कैसे दुर्गा प्रतिमा को हटाना पड़ रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उन्हीं पीड़ित हिंदुओं को के लिए वो कानून बना था सीएए कि वो भारत में आएंगे अगर, वो भी 2014 का लिमिट था वो, कि अगर आए हैं धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर आए हैं तो इन्हें नहीं भगाएंगे। क्यों भगाओगे भाई, तुमने वो तो एक अलग मैटर है, पर इन शॉर्ट की उस जगह को जो कि हिंदू भी वहाँ रहते थे उसको दूसरे के हवाले कर दिया बिना उनसे पूछे, तो वो कहाँ जाएंगे। इसका विरोध करने का कोई इशू था क्या? क्या ये चीज़ छिपी हुई है कि हत्या कर देते? अरे कश्मीर में कर दिया ना, कश्मीर में हिंदुओं को गोली मार दिया बिकॉज दे आर हिंदू। टुडे 16 अक्टूबर 2021। तो ऐसी परिस्थिति के रहते अगर अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए सीएए लाई जाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, और इसका विरोध करने का कोई इशू ही नहीं था। वो लोग कहाँ जाएंगे? एक तो वो होते नहीं है, लाखों की संख्या में नहीं होते, कुछ ही बचे हैं, सबको तो इन लोगों ने मार दिया या कन्वर्ट कर दिया। तो इसका विरोध क्या? इसमें तो दया आनी चाहिए यार, उनका कैसा भाग्य है, अपना अरबों का प्रॉपर्टी, जायदाद, घर छोड़ करके कौन आता है जी? जिसके पास नहीं हो तो आएगा। तो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर जो भी आए हैं उनको हेल्प करने वाला कानून का भी विरोध किया ना इसने, पूरे देश में दंगा करने की कोशिश की। दिल्ली में 60-70 आदमी मार दिए, एंटी हिंदू राइट्स हुआ वहाँ पे। तो कहने का मतलब कि सीए में भी पूरा कोशिश किया इसने, शाहीन बाग में बैठ गया धरना पे कि चलो, ताकि इमेज खराब होता रहे और जनता में शायद ये फैल जाए कि अरे गवर्नमेंट तो कर नहीं पा रही काम अच्छे से, इनमें कुछ गड़बड़ है, और जीत जाए। क्योंकि आप मेरिट पे लड़ नहीं पा रहे हो ना, डेवलपमेंट पे तो लड़ नहीं पा रहे हो ना, करप्शन पे लड़ पा रहे हो, क्योंकि आपने कर रखा है ऑलरेडी। आपके सिस्टम के सारे लोग, अपोजिशन के जितने विपक्ष के सारे लोग जो हैं वो हिंदुओं के विरोध की राजनीति से लेकर के करप्शन करके बैठे हैं। तो आप उस मुद्दों पे इनको घेर ही नहीं सकते, क्योंकि आप खुद के हाथ जब गंदे हैं, दूसरों को क्या बोलें कि तुम्हारे हाथ में कलम लगा है, तुम्हारे हाथ में तो गंदा है, कारिख लगा है, तो पेन चला हुआ है, ये कैसे दिखाओगे? द पॉइंट इज़ कि देयर यहाँ पे लूज कर रहे हैं लोग, क्योंकि खुद नहीं कर सकते वहाँ पे फाइट। तो इस तरह की देश को मतलब कलंकित, बदनाम करके जीतने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ हो जाए। और दूसरा कि चाइना भी चाहता है, और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के चाइना से काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, वीडियो भी आया है, फ़ोटो भी आया है। तो इनका कुछ इशू है जी, वो इन पे विश्वास नहीं कर सकता मैं, ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पे विश्वास नहीं कर सकता। ये लोग थोड़ा कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, काम की बात कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ किसी तरह मोदी को गाली दो ताकि ये हार जाए। तो सीएए में भी शाहीन बाग किया, उसके बाद किसान आंदोलन में इन्होंने यही सोचा कि ऐसे ही करना है। राकेश टिकैत जी कैसे हो गए समाज, ये किसान आंदोलन के नेता। योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी का आदमी था, वहाँ से भगा दिया इसको।
स्वराज पार्टी बना लिए, चुनाव लड़ता है। राकेश टिकैत भी चुनाव लड़ते हैं, हारे हैं। तो इन लोग को कोई नहीं जानता था, तो लाइमलाइट में आने के लिए इधर आ गए, बैठ गए। और इनका डायलॉग कैसा अजीब सा रहता है, बक्कल ताड़ देंगे। और एंड रिसेंटली क्या किया है सबको पता है, लखीमपुर में क्या हुआ। आप रोड जाम करके बैठे थे, चढ़ाने वाला ने गलत करा, अगर चढ़ाया तो चढ़ाया ही है, गलत किया। बट तुमने उस गाड़ी में के लोगों को क्यों मार दिया? तुम तो किसान हो ना, तुम चीज़ों को फसल उपजाते हो। बताओ, जो किसान फसल उपजाने का काम करता है उसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। किसान को क्या चाहिए? आप उनको क्यों बदनाम करते हो कि किसान किसी की हत्या करेगा क्या? मार करके टांग दिए। किसान आंदोलन में निहंग सिख जो थे, उन्होंने किस तरह से मार के वहाँ पे एक आदमी को टांग दिया, हाथ पैर काट करके, 2 दिन पहले। और किसान आंदोलन के नाम पे कर रहे हो ये सब। 26 जनवरी को क्या किए तुम सब ने देखा, किस तरह से अपमान किए लाल किला पे। किसान आंदोलन के नाम पे कर रहे हो, देश को बदनाम कर रहे हो। इनके किसान आंदोलन का मोटो था पॉलिटिकल, कि मोदी पे प्रेशर डालें, पर इसमें पाकिस्तान और चाइना ने पूरा इन्वेस्ट करके इसको खालिस्तानी एजेंडा वाला भी बना दिया। और इसके कारण ये चीज़ें अब जहरीली होती गई, दिन प्रतिदिन जहरीली होती गई। कि फिर यहाँ पे तिरंगा का भी अपमान हो रहा है, लाल किला का भी अपमान शुरू हो गया, और लोगों को हाथ पैर काट दे रहे हैं। अरे, आपको अपने लोग समझ के अगर कोई छोड़ रहा है, कोई आपकी बातें को बर्दाश्त कर रहा है, तो यहाँ पे मोदी जी को ये सोचना होगा कि बर्दाश्त मत करो, क्योंकि नियम कानून सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई रोड जो है किसी का जागीर नहीं है कि आप वहाँ पे